अखंडता हमारी देश की पहचान है। हिंदुस्तानी हैं हम और हिंदी हमारी ज़ुबान है। नमस्कार, दूरदर्शन त्रिपुरा द्वारा आयोजित हिंदी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सबको ये पता है कि संविधान ने आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया है। आज हम इस चर्चा में राजभाषा हिंदी की स्थिति और उसके प्रचार और प्रसार पर चर्चा करेंगे। आज इस चर्चा में मार्गदर्शन देने वाले हमारे साथ जो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है वो है श्री राम प्रकाश यादव जी, हिंदी प्राध्यापक, राजभाषा विभाग त्रिपुरा। सर, आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। इस चर्चा में हम हिंदी से जुड़े हुए कई सवालों का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सर से पहला सवाल ये पूछना चाहूँगी कि राजभाषा क्या है और राजभाषा जो हिंदी है और हमारे बोलचाल का जो हिंदी है उसमें अंतर क्या है? बिल्कुल मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं दूरदर्शन त्रिपुरा का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आपका प्रश्न बहुत प्रासंगिक है कि हम कार्यालयों में जो हिंदी प्रयोग करते हैं, जिसको हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा कहते हैं, कार्यालयीन हिंदी कहते हैं, वो हमारे सामान्य बोलचाल की हिंदी से कैसे भिन्न है। तो इसका अगर आप संक्षिप्त जवाब तलाशें या संक्षिप्त जवाब खोजने की कोशिश करें तो राजभाषा के जो मूल तत्व हैं वो 3 मूल तत्व माने गए हैं। एक तो उसकी शब्दावली जिसको हम बोलते हैं प्रयुक्ति, और दूसरा है उसके वाक्यांश जिसको हम बोलते हैं अभिव्यंजना, और तीसरा है अनुवाद। ये 3 मूल तत्व हैं जो सामान्य हिंदी से राजभाषा हिंदी को भिन्न करते हैं, अलग करते हैं। अब उसमें जैसे हमारी अभिव्यंजना के स्तर पर देखें तो जो राजभाषा या कार्यालयीन हिंदी में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं वो बोलचाल से भिन्न अभिधा शैली में प्रयोग होता है। उसको बोलते हैं अभिधा शैली। अभिधा शैली का मतलब है उसका जो वाच्यार्थ अर्थ है, मुख्य अर्थ है, उसके अतिरिक्त उसका दूसरा तीसरा अर्थ, जैसे उसमें लक्षणा भी होता है, व्यंजना भी होता है। तो हम किसी, जैसे सामान्य रूप से अगर आप सोचें कि हमें कोई शब्द मिला तो उसके हम सिनोनिम्स कहीं कहीं हम प्रयोग करते हैं या उससे क्या कहते हैं मिलते जुलते समानार्थक शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन राजभाषा हिंदी में ये परिकल्पना नहीं है। जो शब्द हम प्रयोग करेंगे उसका एक ही अर्थ है और वो अर्थ निर्धारित होता है, निश्चित होता है, भिन्न नहीं होता। इसीलिए जो हमने शब्द प्रयोग किया उसको बोलते हैं पारिभाषिक शब्द। मतलब राजभाषा हिंदी में वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इस अर्थ में सामान्य और सामान्य हमारी बोलचाल की जो भाषा होती है, हमारी बोली भी आती है, हमारे साहित्य की भी भाषा आती है, उसमें हमारा व्याकरण भी सम्मत नहीं होता है। तो बहुत मतलब एक तरह से उसको कह सकते हैं कि हमारी अपनी काम चलाऊ भाषा होती है और इसको हम कह सकते हैं मानक भाषा जो हमारी राजभाषा होती है। सर, जैसे कि आपने बोला है कि साहित्य का भी होता है, मानक भाषा भी होता है, तो मैं आपसे इसी को लेते हुए एक बात जानना चाहूँगी कि हिंदी भाषा जो है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ था, किस भाषा से हुआ था? हिंदी भाषा की उत्पत्ति तो आप कह सकते हैं हमारी जो है मूल जो संस्कृत है, हाँ, और जितनी भी हमारी आर्य भाषाएं हैं, आर्य भाषाओं में हमारी क्या कहते हैं बांग्ला भी आती है, गुजराती भी आती है, मराठी भी आती है, सब क्या कहते हैं संस्कृत की ही उपज हैं। और उसमें क्या हमारा आर्यन लैंग्वेज जो हम आर्य भाषा परिवार कहते हैं उससे हैं। और भाषाएं हमारी जो शुरू हुई, जैसे हमने बोला कि वैदिक, उसके बाद फिर हमारा क्या कहते हैं संस्कृत, उसके बाद फिर भाषाओं में हमारा बदलाव होता रहता है। अच्छा, अगर आप कुछ चीजें जुड़ते हैं, बिल्कुल, अगर आप उसकी भाषा की परिकल्पना देखेंगे तो ये जो जैसे अभी आपने चर्चा की बोलचाल की भाषा, तो जो हमारी परिकल्पना रही है, जो हमारा सामान्य मानव है या सामान्य व्यक्ति है, घर परिवार में, अपने नात रिश्ते में या समाज में जो भाषा प्रयोग करता है वो सरलता की तरफ चलता है, जैसे जो मन से निकल के आता है। हाँ बिल्कुल, जब उस समय संस्कृत भाषा हमारी जैसे साहित्य की भाषा थी, मानक भाषा जिसे कह सकते हैं, वो थी, तो उसके बरक्स जो हमारा आम आदमी या सामान्य बोलचाल में भाषा परिलक्षित हुई वो आपकी प्राकृत भाषा आई। प्राकृत से फिर आपका अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से ही एक उसमें सौरसेनी अपभ्रंश बोला जाता है, जिससे हमारी ये खड़ी बोली की उत्पत्ति। और खड़ी बोली का अगर आप क्षेत्र निर्धारित करेंगे कि कहाँ से ये पैदा हुई,
तो दिल्ली के आसपास जो हमारा मेरठ का हस्तिनापुर सर, का आपने क्षेत्र है। जैसे खड़ी बोली की उत्पत्ति को लेकर बात किया, तो साहित्य में ये खड़ी बोली का उल्लेख कब से है? ये खड़ी बोली का हमारा क्या कहते हैं 1000 ईस्वी के आसपास से इसकी हमारी शुरुआत होती है, जिसे हम आधुनिक हिंदी या खड़ी बोली बोलते हैं। 1000 ईस्वी से हमारी शुरुआत होती है, जिसमें हमारा वर्तमान साहित्य रचा जा रहा है। और उस खड़ी बोली में आप और भी जोड़ सकती हैं कि जो हमारी क्या कहते हैं अन्य स्थानीय बोलियां थी वो भी जुड़ती गई और उनको भी हम हिंदी बोलते हैं। जैसे हमारा ब्रज भाषा है, हमारी अवधी है, हमारी क्या कहते हैं बघेली है, मैथिली है, वो भाषाएं भी इस क्या कहते हैं उपभाषा के रूप में इसी में घुल मिल गई। तो आप हिंदी को कह सकती हैं एक सागर जैसा है, उसने अपने को उसी में समेट लिया अन्य भाषाओं के, और वो हो गई आपकी खड़ी बोली हिंदी, जिसके आज के समय में हम कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसे प्रवर्तक बोले जाते हैं कि वहाँ से हमारी जो शुरुआत हुई। तो इस तरह आप हिंदी की यात्रा को देख सकती हैं। हिंदी के जो साहित्य है उसमें काव्यधारा किस उपभाषा या फिर हिंदी के किस भाषा उपभाषा हो या बोली हो से लिखना शुरुआत हुआ है? वो हमारी जो क्या कहते हैं लेखन में शुरुआत वो इससे पहले हमारी जो जैसे कि कबीर है, हाँ सूर बिल्कुल है। बिल्कुल, वो हमारी शुरुआत जैसे पहले जो हमारी रचनाएं मूलतः जो होती थी ना वो ब्रज में होती थी जी, जो हमारी हाँ मूलतः ब्रज में होती थी। फिर हमारी अवधी में हुई है, जैसे तुलसीदास हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं और हमारे उनके रामचरितमानस हाँ का बिल्कुल उल्लेख थोड़ा बिल्कुल कीजिए आप। रामचरितमानस तो आपका क्या कहते हैं भक्ति साहित्य का बहुत बड़ा महाकाव्य है, जिसको एक तरह से कह सकते हैं हमारे आपका हिंदू जीवन पद्धति का क्या कहते हैं सनातन जीवन पद्धति का एक आदर्श ग्रंथ माना जाता है कि हमारा कैसे आचरण समाज व्यवहार में कैसे आचरण हो, हमारे नैतिक जीवन में कैसे आचरण हो, हमारे आध्यात्मिक जीवन में कैसे आचरण हो। एक तरह से हमारी वो संहिता उस है, युग को परिदृश्य करते हाँ बिल्कुल। हम और आज भी जी। वो तो उस समय मान लीजिए क्या कहते हैं रचित की गई थी हमारी रामचरितमानस, लेकिन आज भी वो हमारे जीवन का और हमारे धार्मिक क्या कहते हैं क्रियाकलापों का और एक तरह से कह सकते हैं हमारे जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है। उसके बिना तो क्या कहते हैं हमारा काम ही नहीं चल पाता है ना। हाँ, इसीलिए एक क्या कहते हैं इसके बारे में एक बहुत साहित्य को समेटती हुई एक कविता है और बहुत लोकप्रिय है कि उसमें आप अगर उल्लेख करें तो सारे साहित्यकार मतलब सबकी अपनी धाराएं होती थी। जैसे हाँ जैसे बिहारी हमारे रीतकालीन कवि हैं, श्रृंगार के कवि हैं, ऐसे हमारे भक्ति साहित्य के हमारे तुलसीदास जी हैं और हमारे सूरदास जी हैं। तो उनके लिए एक कविता समेटती हुई है कि बिहरो बिहार की बिहार वाटिका में चाहो, बिहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, सूर्य की कुटी में अड़ आसन जमाइयो। ये कौन सी उपभाषा है? ये हमारी दोहे हैं जिसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कविताओं की और कवियों की हमारे हिंदी साहित्य जगत में उपयोगिता है कि अगर आप उनकी पूरी परंपरा देखें तो उसमें हम सारी चीज़ें खंगाल सकते हैं। अगर हमें श्रृंगार रस भी मिलेगा तो हमें भक्ति साहित्य भी मिलेगा, हमें वीर रस का भी मिलेगा, हमें क्या कहते हैं आधुनिक दौर के भी रचनाएं मिलेंगी। तो अलग अलग है। बिहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, सूर्य की कुटी में अड़ आसन जमाइयो ना, देव की दरी में दूरिता, देव की दरी में दूरिता निहारियो, भूषण की सेना के सिपाही बन जाइयो। ये सारे हिंदी के कवि हैं। भूषण की सेना के सिपाही बन जाइयो, केशव के केल कुंज में कलोल कीजिए, केशव के केल कुंज में किलोल कीजिए, तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए। तुलसी का रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय है। तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, अय प्रिय भिन्न भाषा भाषियों। एक आह्वान है कि जो दूसरे भाषा भाषी अगर इसको सीखना चाहते हैं, अय प्रिय भिन्न भाषा भाषियों, मिलेगा मन माना मोद, मतलब बहुत असीम क्या कहते हैं इसमें आपको आनंद मिलेगा। अय भिन्न भाषा भाषियों, मिलेगा मन माना मोद, हिंदी के हिडोले में जरा तो झूल जाइयो। बहुत ही सुंदर तरीके से हाँ, पूरा तो सजाया गया है उसको। बिल्कुल पूरी आपकी साहित्य उसको समेटने चाहे तो पूरी साहित्य रचना उसमें हमारी आ जा रही है। फिर से हम राजभाषा हिंदी की और बात करेंगे कि उसका संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या है? हाँ, संवैधानिक प्रावधान जो आपने अनुच्छेद 343 की चर्चा की, तो हमारा भारतीय संविधान का भाग 17 है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक ये हमारे राजभाषा के संवैधानिक प्रावधान है,
जिसमें अलग अलग आर्टिकल में, जैसे 343 का आपने उल्लेख किया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, उसकी जो लिपि होगी, स्क्रिप्ट होगी, देवनागरी होगी, और उसमें जो हम नंबर्स यूज करेंगे, जो संख्याएं यूज करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानक हो गए। ये तो हमारा संवैधानिक नियम हुआ। लेकिन जो हमारी मूल भावना है जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हैं, उसका जो अंतिम आर्टिकल है, अंतिम अनुच्छेद है, जिसे बोलते हैं 351, ओके, 351, उसी में ये बात कही गई है भारतीय संविधान में कि जो हमारा क्या कहते हैं, हमारी भारत सरकार है या केंद्र सरकार है, वो राजभाषा के विकास के लिए, उसके क्या कहते हैं, प्रचार प्रसार के लिए सदैव अग्रसर रहेगी। उसी लिए जो हमारे केंद्रीय कार्यालय हैं या हमारा जो प्रशिक्षण का काम है, सब में भारत सरकार प्रचार प्रसार करती है। जैसे आज संयोग है, भारत सरकार ने जो हाल ही में नीति, राजभाषा द्वारा जो शिक्षा नीति क्या है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, नई शिक्षा नीति, उसको भी हम चर्चा करेंगे। और एक बात को हम उसमें जोड़ते हुए कि जैसे आज हम 11 तारीख है, 11 तारीख, तो इस वर्ष जो हमारा क्या कहते हैं राजभाषा विभाग है, वो 50 वर्ष अपना स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। तभी हाल ही में हमारा एक प्रोग्राम क्या कहते हैं 26 तारीख को समाप्त हुआ है दिल्ली में, और आज भी संयोग से एक हैदराबाद में प्रोग्राम कार्यक्रम किया जा रहा है। पूरे देश भर के राजभाषा के जो जितने भी कार्मिक हैं, सब लोगों को, हाँ, उत्सव की तरह वहाँ सबको आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। अब जैसे आपने उल्लेख किया कि नई शिक्षा नीति 2020 में जो हमारी सरकार ने जारी की है, उसमें पहले वाला जो हमारा त्रिभाषा सूत्र था, उसी को इस सरकार ने भी उल्लेख किया है। इस सरकार का भी जोर है कि हमारी जैसे जो क्षेत्रीय भाषाएं या हमारी जो मातृभाषा है, विशेषकर स्कूल के लेवल पर और कॉलेज के लेवल पे, जहां से हमारी शिक्षा की शुरुआत होती है, वहां इन्होंने त्रिभाषा सूत्र का क्या कहते हैं जोर दिया है कि आप अपनी मातृभाषा और और एक अपनी क्या कहते हैं आधुनिक भाषा, और साथ में हिंदी, तीनों के आपको पढ़ना है और क्या कहते हैं उसको सिखाना है, ताकि आगे जो बच्चा आगे बढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सके, ज्यादा एक्सपोजर मिल सके सीखने सिखाने। हिंदी भाषा एक ऐसा भाषा है जो राज्य को राज्य से जुड़ते हैं। बिल्कुल। भारत सरकार ने हिंदी भाषा को ही क्यों राजभाषा का दर्जा दिया है? कई सारे भाषाएं हैं हमारे देश में, बांग्ला से लेकर अंग्रेजी तो दूसरे विदेशियों का है, फिर भी बांग्ला से लेकर आसामिया, कई सारे भाषाएं हैं, पर दूसरे स्थान पे हमारी बांग्ला ही है जी। बांग्ला भी हमारी बहुत क्या कहते हैं बोली जाने वाली मधुर भाषा है, बहुत ही सुंदर भाषा है। तो हिंदी के बाद दूसरे, अगर भारत में हम अपने देश में आंकड़ा देखेंगे ना, तो दूसरे स्थान पर हमारी बांग्ला भाषा है। और जैसे आपने कहा कि हिंदी को ही क्यों हमारे जो संविधान निर्माताओं ने और गैर हिंदी भाषी तमाम हमारे जो महापुरुष थे, हमारे नेता थे, चाहे वो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों, हमारे महात्मा गांधी जी हों, सुभाष चंद्र बोस ने, हमारे वल्लभ भाई पटेल जी हों, तमाम जो हमारे ये लीडर्स हैं, उन्होंने क्यों जोर दिया हिंदी पे? तो इसकी आप अगर शुरुआत देखेंगे तो जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन की हमारी शुरुआत हुई 1947 से पहले, तो उस समय हमारे पास कोई ऐसी, जिसे आप कह सकते हैं संपर्क भाषा के रूप में, कि जो पूरे भारत को एक साथ जोड़ सके। क्योंकि जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमें संवाद के लिए एक अपनी क्या सार्वभौमिक भाषा चाहिए ना, क्योंकि हम भाषा के स्तर पर, संस्कृत के स्तर पर, हमारे जो देश भर के राज्य हैं अलग भाषा भाषी हैं, अलग अलग उनका अपना क्षेत्र है। तो हम अगर कोई लड़ाई लड़ रहे हैं संयुक्त रूप से, तो हमें एक क्या कहते हैं सामूहिक भाषा चाहिए, जिससे हम सबको मोटिवेट कर सकें, जोड़ सकें, अपना संदेश पहुंचा सके। तो उस समय ही हमारे जैसे हमें इन नेताओं के नाम लिए, इन नेताओं ने समझ लिया कि हमें एक सामूहिक कहते हैं संपर्क भाषा चाहिए, और उस खांचे में, उस दर्जे पर, उस मानक पर हमारी हिंदी भाषा आ रही थी। इसलिए आ रही थी कि ज्यादा लोगों द्वारा बोली और समझी जा रही थी, और सरल भी थी। कुछ हम थोड़ी बातें अगर हम उसकी समझ लें तो हम आराम से हिंदी भाषा बोल लेते हैं, उसमें हमारी व्याकरण और उसकी दिक्कतें नहीं आती। प्रासंगिक है क्योंकि हम देखते हैं कि दिन समाज में लोग हिंदी भाषा से ही जुड़ते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि त्रिपुरा के विशेष संदर्भ में हिंदी राजभाषा का क्या स्थिति है, और उसका प्रचार और प्रसार को लेके त्रिपुरा में क्या हो रहा है? भारत सरकार क्या कर रही है जी? हाँ बिल्कुल। मैं यहाँ 2017 के अंत में यहाँ मैं आया, और हिंदी प्राध्यापक के रूप में मैंने जब प्रशिक्षण शुरू किया, तो मैं ये बड़े दावे से कह सकता हूँ कि उस समय जो स्थिति थी, उस समय अगर उसको हम
प्रतिशत में देखें, फीसदी में देखें, और कार्यालयों से जो हमारी बातचीत हुई, जो हमारा संपर्क हुआ, उस समय कार्यालयों में जो हिंदी का कामकाज होता था वो 50% के आसपास या उससे नीचे था, और अलग अलग कार्यालयों की अलग स्थिति थी। लेकिन अगर आज वर्तमान में हम देखें तो उनमें आप कह सकती हैं बहुत आमूल-चूल परिवर्तन आया है। करीबन हमें बहुत से ऐसे कार्यालय मिल गए हैं कि जहां 70 से 80% काम हो रहा है, मतलब कार्यालयीन कामकाज में। मैं जैसे अगर उदाहरण आपको दूं तो जैसे अपने त्रिपुरा में है हमारे भारत सरकार का भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, वहाँ वो 100% काम करते हैं और मुझे उन्होंने दिखाया। और अभी मैंने लगभग 2 सत्र से मैं हिंदी का प्रशिक्षण का काम शुरू किया है। आपका बिल्कुल आपके शहर से बाहर खुमलुंग क्षेत्र है। अच्छा। वहाँ एक एडीसी विलेज, खुमलुंग में एक हमारे भारत सरकार का होम्योपैथी का अनुसंधान केंद्र है। अच्छा। तो जब हमने वहाँ प्रशिक्षण शुरू किया तो हमने जब उनसे जो आंकड़ा पहले प्राप्त किया था वो 50% के आसपास था। लेकिन आज अभी क्या कहते हैं, पिछले सप्ताह वहाँ हम बातचीत कर रहे थे और उनकी उनकी हम फाइल वगैरह देख रहे थे, क्योंकि वहाँ अभी भी मैं प्रशिक्षण के लिए जाता हूँ। अच्छा। तभी उन्होंने मुझे बताया कि वो 70% से ज्यादा हमारा कामकाज हो गया। अच्छा। और वो लोग क्या कहते हैं, हमारा गौरव की बात है बिल्कुल। और वो हमारा जो कोर्स अभी संचालित हो रहा है उसमें उन्होंने 2 कोर्स हमारा प्रबोध और प्रवीण पूरा कर लिया है। अच्छा। अब हमारे अंतिम कोर्स का वहाँ प्रशिक्षण चल रहा है जिसे हम प्राज्ञ बोलते हैं। इस प्रशिक्षण का एक प्रारूप अगर आप हमसे शेयर करें तो कैसे होता है ये प्रशिक्षण? प्रशिक्षण का प्रारूप बहुत क्या कहते हैं, हमारा क्या कहते हैं, बहुत रुचिकर है, बहुत सरल सा है। अच्छा। और जितने भी हमारे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नाम है सब आपके प से शुरू होते हैं। अच्छा। तो पहला जैसा है हमारा जो बुनियादी है, शुरुआत का है, उसको बोलते हैं। उसमें क्या स्कूल स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं भाग लेने या फिर जो विलेजर्स है वो भी आते हैं जो ग्राम में रहते हैं? नहीं मैडम, इसमें शर्तें हैं। अच्छा। ये जो हमारा राजभाषा का ये कार्यक्रम, प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालित होता है, उसमें सिर्फ भारत सरकार के जो स्थायी कर्मचारी या अधिकारी हैं उन्हीं को क्या कहते हैं उसमें भाग दिया जाता है, उन्हीं को हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाता है। इवन आप कह सकते हैं कि जो हमारे कैजुअल या हमारे स्टाफ होते हैं, मतलब जिसे आप संविदा पे जो हमारे कर्मचारी या अधिकारी होते हैं उनको भी अनुमति नहीं है। तो ये सिर्फ केंद्र सरकार के जो स्थायी कर्मचारी या अधिकारी हैं उनके लिए प्रशिक्षण का काम है। और ये त्रिपुरा में खुमलुंग के अलावा और किधर? हाँ, प्रशिक्षण तो हमारे पूरे त्रिपुरा में संचालित, वो तो हमने एक उदाहरण दिया। हाँ। जैसे अभी वर्तमान में हमारा जो शहर में कार्यक्रम चलता है, शहर में एक हमने मुख्य अपना केंद्र बनाया हुआ गेल इंडिया राधानगर में जो कार्यालय स्थित है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वहाँ हमारे जो आसपास के कार्यालय हैं, हम सभी कार्यालयों के जो भी नामांकन होता है उनके हम कार्मिक बुलाते हैं। जैसे केंद्र सरकार के, क्योंकि ये राजभाषा का जितने भी प्रावधान है, जो भी भाषा नीति है, वो केंद्र सरकार के जो कार्यालय हैं, जैसे हम दूरदर्शन में बैठे हैं या हमारा आकाशवाणी है, हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड है, जितने भी केंद्र सरकार के कार्मिक हैं और कार्यालय हैं, वहाँ ये राजभाषा की नीति हमारी लागू होती है। मैं शिक्षा की ओर जाना चाहूंगी। हमारे जो स्कूल्स है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, उसमें हिंदी राजभाषा का क्या स्थिति है और सिखाया कैसे जाता है? हाँ, वहाँ तो बहुत बेहतरीन। अगर आप महाविद्यालय से अगर आप थोड़ा नीचे भी अगर आप क्या कहते हैं स्कूल में भी आ जाएं, विशेषकर जो हमारे केंद्र सरकार के केंद्रीय विद्यालय हैं। मैं प्राथमिक स्तर से आपसे जानना हाँ, तो वो मैं वहाँ भी आ जाता हूँ। तो केंद्रीय विद्यालय, इसका भी हमने आंकड़ा खंगाला और हमने इंटरेक्शन करने की कोशिश की, पता करने की कोशिश की। तो जो हमारे केंद्रीय विद्यालय का हमने नाम लिया, नवोदय विद्यालय का नाम लिया, तो वहाँ तो बाकायदा हिंदी हमारा क्या कहते हैं हिंदी पढ़ाई जाती है, बोलचाल में भी और उनके क्या कहते हैं शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी है, और बहुत अच्छी वो हिंदी सीखते हैं। इवन हमारे जो प्रशिक्षार्थी हैं उन्हीं बच्चों के माँ बाप हैं, तो वो खुद चर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में पढ़ता है, हमें हिंदी बताता है। तो वहाँ तो बहुत अच्छी स्थिति है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, हम तो राजभाषा के हैं तो हमें बड़ा सुखद लगता है। अगर आप राज्य सरकार की तरफ आए, जैसे हमारा क्या कहते हैं त्रिपुरा इस राज्य सरकार की तरफ आए, तो यहाँ भी ये जो हमारा त्रिभाषा सूत्र का कार्यक्रम है उसको राज्य सरकार त्रिपुरा गवर्नमेंट भी लागू करने की कोशिश कर रही है। उसमें उन्होंने एक प्रशिक्षण का प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें वो शिक्षकों को प्रशिक्षित करके
जहाँ भी उनके हिंदी के राज्य शिक्षक हैं। सरकार के अंतर्गत हाँ जितनी बिल्कुल भी बिल्कुल, शिक्षक विशेषकर जो है आपका क्या कहते हैं हाई स्कूल के स्तर पर और इंटरमीडिएट के स्तर पर उन उन्होंने ये लोगों कार्यक्रम को शुरू किया है। हिंदी प्रशिक्षण दिया जाता है। हिंदी, हाँ, मतलब जो हमारे अध्यापक हैं हिंदी के प्रशिक्षण देके। वो क्या आपके विभाग जो है राजभाषा? नहीं, मेरा विभाग नहीं, वो राज्य सरकार ही करा रही है। अच्छा। कि मतलब जो स्कूलिंग में उनको पढ़वाना है, हिंदी पढ़ाना है, तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हिंदी के शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ उस तरह से केंद्र सरकार की तरह वो हमारे पहले प्रोग्राम नहीं थे या उतना उसमें गति नहीं थी, तो उसको त्रिभाषा अभी जब 2020 की हमारी नई शिक्षा नीति आई तो राज्य सरकारें भी उसमें बड़ी तत्परता से संलग्न है। तो त्रिपुरा में भी हमने वो पता करने की कोशिश की, तो इस ढंग का राज्य सरकार विशेषकर आपका क्या कहते हैं 9वीं 10वीं और 11वीं त्रिपुरा में इस क्या कहते हैं 2020 के बाद से ये प्रोग्राम हाँ सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जिसपे वो काम कर रहे हैं। होता है सर ये प्रशिक्षण, मतलब राज्य सरकार के ये जो क्या कहते हैं अपना स्कूल शिक्षा विभाग है इनका त्रिपुरा, हाँ त्रिपुरा गवर्नमेंट का, वो करवा रहा है। और प्राथमिक स्तर पर और जो स्कूल में है अभी वहाँ उस लेवल पे अभी उतना क्या कहते हैं हिंदी का प्रशिक्षण नहीं चल रहा है। उसमें आपकी क्या कहते हैं बांग्ला और अंग्रेजी और काकबरोक और जो आपकी क्या कहते हैं कहीं जो ट्राइबल हमारी भाषा है उस पे अच्छा काम हो रहा है। हम फिर से राजभाषा से हिंदी के साहित्य में जाएंगे। कवियों और लेखकों ने इस हिंदी भाषा को कैसे प्रोत्साहित किया है आज के तौर पे? प्रासंगिकता, आज के प्रासंगिकता में आज के नए जो लेखक आए हैं वो कैसे हिंदी भाषा को प्रयोग करते हैं साहित्य में? हाँ, अगर हम वहीं से शुरू करें, जैसे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जहाँ से हमारा आधुनिक काल हमारा शुरू होता है, जहाँ जिन्हें हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रवर्तन किया, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही ना कि उन्होंने कहा कि अगर आप जैसे हिंदी अगर सीखते हैं या कोई भी भाषा सीखते हैं, जैसे हमारी विशेषकर जो हम भारतीय हैं या क्या कहते हैं हमारे माँ बाप हैं, हमारे संरक्षक हैं, उनकी कोशिश रहती है कि जैसे जो क्या कहते हैं विदेशी भाषाएं जैसे अंग्रेजी है या दूसरी जो भाषाएं हैं उसमें हमारा बच्चा सीखेगा तो ज़्यादा बेहतर, मतलब उसको कैरियर मिलेगा, ज़्यादा उसको रोजगार मिलेगा, ज़्यादा उसको अवसर की संभावना मिलेगी। तो इसका मैं दो तरह से जवाब देना चाहूँगा। एक, अगर आप उसको साइंटिफिक स्तर से देखें, वैज्ञानिक स्तर से देखें, और ये हमारे भारत सरकार का जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 351 में भी मेंशन है और वैज्ञानिक रूप से भी ये मेंशन है कि अगर आपका बच्चा या छोटा बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करता है, विशेषकर हमारे क्या कहते हैं स्कूल के पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पर, तो उसकी जो सीखने या क्या कहते हैं समझने की क्षमता होती है ना, वो जो दूसरी भाषा की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि पढ़ो लिखो क्यों को लाख विधि, पढ़ो लिखो को लाख विधि, भाषा बहुत प्रकार, पर जब ही कुछ सोची हो, पर जब ही कुछ सोची हो, निज भाषा अनुसार। और इसको मैं सामान्य अर्थ में ऐसे कहावत के तौर पे बोलता हूँ, हम कोई भी बात सोचते हैं वो अपनी मातृभाषा में ही हम दिमाग में इसको डालते, इसी के बाद ट्रांसलेट करके बाहर निकालते। इसके लिए हमने एक मुहावरा बनाया हुआ है कि अगर क्या कहते हैं आप कितनी भी विदेशी भाषाएं और भाषाएं सीख लें, लेकिन जो आप सपने देखेंगे ना, जो सोते वक्त हमारे सपने आते हैं ना, वो आपकी अपनी भाषा में ही आएंगे, वो आप अंग्रेजी में नहीं सोच सकते। इसी को उन्होंने उसमें रेखांकित किया है कि आप कितने भी प्रकार से अलग अलग भाषाएं सीख लें, लेकिन जो जितना आपका विचार, जितना आपका क्या कहते हैं कल्पनाएं, जितना आपके क्या कहते हैं अनुसंधान मतलब मुखर होगा, वो आपकी अपनी निज भाषा मतलब मातृभाषा में हो। वो बांग्ला भी हो सकती है, असमिया भी हो सकती है, मैं कोई हिंदी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, सारी भाषाएं हो सकती हैं जो अपनी जिसकी भाषा है, या कोई काकबरोक वाला है तो उसकी भी हो सकती है। मातृभाषा की बात आप कर रहे थे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि विश्व हिंदी सचिवालय जो है उसका योगदान हिंदी को आगे बढ़ाने में, प्रचार और प्रसार में विश्व भर में क्या योगदान है? हाँ, अब हमारा जैसे क्या कहते हैं जो भारत सरकार है वो दो तरह से काम करती है। एक, जैसे मैं राजभाषा विभाग से हूँ, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो राजभाषा हमारा विभाग आता है, वो देश में जो हिंदी की प्रचार प्रसार का कामकाज होता है, विशेषकर क्या कहते हैं भारत सरकार के जो देश भर में पूरे कार्यालय फैले हैं, वहाँ पूरे हिंदी के प्रचार प्रसार का काम ये देखता है हमारा राजभाषा विभाग। और दूसरा भारत सरकार का।
और दूसरा जो आपने विश्व हिंदी सचिवालय की बात की, विश्व तो हाँ, तो जो हमारे अंतरराष्ट्रीय क्या कहते हैं, इंटरनेशनल, हाँ, अंतरराष्ट्रीय प्रचार प्रसार में हिंदी को बढ़ाना है, उसका जो कामकाज देखता है वो हमारा है विदेश मंत्रालय जी। तो विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही वो जो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना मॉरिशस में हुई है। तो विश्व हिंदी सचिवालय हमारे जो क्या कहते हैं बाहर के देश हैं, चाहे वो कोई भी देश है, वहाँ हिंदी का कामकाज क्या हो रहा है उसकी क्या कहते हैं वो रिव्यू करता है, समीक्षा करता है और प्रचार प्रसार का वहाँ वो काम करता है। तो विश्व हिंदी सचिवालय उस रूप में काम करता है। उसकी भी क्या कहते हैं हमारी सम्मेलन होते हैं अलग अलग देशों में। मॉरिशस में हमारा उसका मुख्यालय है और विशेषकर हमारे जितने भी दूतावास हैं, अच्छा, ना, एम्बेसीज हैं, उनके माध्यम से ये हमारा विश्व के क्या कहते हैं अलग अलग हर एक देश में हमारा क्या कहते हैं दूतावास है। वहाँ हमारे ये हिंदी के कामकाज के लिए वो रणनीति बनाते हैं, वो सहयोग करते हैं और विश्व हिंदी सचिवालय उसको अमली जामा पहनाता है, कार्यक्रम आयोजित करता है, गतिविधियां करवाता है, प्रतियोगिताएं करवाता है, निबंध लेखन हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ, अंताक्षरी हुआ, हमारा पत्रिका निकालता है, मैगजीन विश्व स्तर की निकालता है जिसमें तमाम अलग अलग विषयों पर। उदाहरण दीजिए विश्व स्तर का, जैसे कि इंडिया का है, भारत का है हंस जो बहुत पुराना है। हाँ, वो तो साहित्य की है। हाँ, साहित्य की है। वो तो साहित्य की है। हमारा अच्छा, जैसे क्या कहते हैं, हाँ, जैसे राजभाषा की तरफ से राजभाषा भारती हमारी है। अच्छा, राजभाषा भारती है जो हमारे यहाँ से निकलती है। अच्छा, ये राजभाषा विभाग की। वैसे क्या कहते हैं वो जो विश्व हिंदी सचिवालय से उनकी अपनी ऐसे हिंदी पत्रिका है जो क्या कहते हैं विश्व के अलग अलग देशों में जो कामकाज हो रहा है उसके प्रचार प्रसार और जो तमाम क्या कहते हैं लेखक हैं, कवि हैं या जो अनुसंधान करता है उनके लेखों को मंगा के उनको पुरस्कृत भी करती है और उसमें शामिल भी करती है। तो वो विश्व हिंदी सचिवालय का ये काम है। आज इस तकनीकी युग में हिंदी, राजभाषा हिंदी के बारे में मैं बोल रही हूँ, उसका क्या प्रयोग है तकनीकी तौर पर? जैसे कि हमारे दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, इसे छोड़ के अभी जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसमें हिंदी राजभाषा का क्या योगदान है या फिर हिंदी जो बोलचाल के जो हिंदी है उसका क्या योगदान है? इस तकनीकी किस तौर पर मैं बोल रही हूँ? तकनीकी आपकी दोनों तरफ आपकी तकनीक मदद करेगी जी ना। तकनीक दोनों तरफ, चाहे हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में हो या फिर राजभाषा हो, चाहे हमारे राजभाषा हो, चाहे हमारा साहित्य की भाषा हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो, विश्वविद्यालय की हो, हर स्तर पर तकनीक ने हमारा बहुत आसान काम कर दिया है। और उस तकनीक में अभी हाल ही में हमें 2-3 सालों से जो कृत्रिम मेधा का हमें सामना करना पड़ रहा है, जिसे हम बोल रहे हैं एआई, हाँ। वो उसने तो पूरा क्रांति ला दी है। अच्छा। पूरी क्रांति ला दी है कि अब जो हमें चीजें जैसे बहुत ही बेहतरीन बात आपने कही है एआई की जो बात, हाँ, इसका हाँ इसको हम हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम मेधा, ठीक है, ना, कृत्रिम मेधा है। अंग्रेजी में हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना। उसने तो पूरी क्रांति ला दी है कि आपको कोई भी तथ्य चाहिए, कोई भी फैक्ट चाहिए, जैसे अभी हमने वो दोहा आपको बताया, वो आप क्या कहते हैं 1 मिनट में आप उससे रिट्रीव करना चाहें, ऐसे आप किताब खोजेंगे, रेफरेंस देखेंगे, संदर्भ देखेंगे, लेकिन अब उसने इतना टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ढेर सारी देश भर या दुनिया भर की वेबसाइट्स को उसने अपने क्या कहते हैं एक्यूमुलेशन में करके सारे तथ्य को अपने पास ले लिया है। चाहे आपको अनुवाद चाहिए, चाहे किसी, और सिर्फ अंग्रेजी की नहीं, मैं हिंदी की बात ही नहीं कर रहा, अन्य भाषाओं की, किसी भाषा में आपको चाहे फैक्ट्स चाहिए, चाहे कंटेंट चाहिए, चाहे वीडियो चाहिए, चाहे अनुसंधान की चीजें चाहिए, आपको क्षण भर में दे रहा है। तो ये तकनीक का कमाल है। और उसके पूर्व में हमारे पास जो तकनीकी और एक जो हम आजकल सुन पा रहे चैट जीपीटी, उसका क्या तात्पर्य? मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूँ। चाहे आपका चैट जीपीटी हो, चाहे आपका क्या कहते हैं गूगल का जेमिनी हो, और चाहे आपके क्या कहते हैं जो गूगल का आपका वो स्टूडियो है, ये सब के सब आपके कृत्रिम मेधा के मतलब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं। अब जैसे आपने चैट जीपीटी की बात की, अब चैट जीपीटी पर जाएंगे तो आपको उस पे अलग अलग एप्लीकेशंस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी नीड क्या है जी, आपके काम के हिसाब से, हाँ, आपके फंक्शन और जरूरत के हिसाब से। जैसे आपको वीडियो बनाना है तो आपको अलग प्रोग्राम मिल जाएगा, आपको कंटेंट खोजना है तो स्कॉलर प्रोग्राम मिल जाएगा। तो इसने जैसे कि डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बहुत मतलब आगे आ रहे हैं ना, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर रील्स के माध्यम से हो, या फिर यूट्यूब के माध्यम से हो। अब ये तो एक पक्ष हुआ ना मैडम कि आप डिजिटल
जो हमारे कंटेंट बना रहे हैं, जो तथ्य बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो तो एक पक्ष हुआ। लेकिन अगर इसी को हम बड़ा करें तो जैसे हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि कार्यालयों में हम इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं, या कोई बच्चा जो हिंदी सीखना चाहता है उसमें कैसे प्रयोग कर सकता है, या फिर कोई शोधार्थी है विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में है, वहां कैसे प्रयोग कर सकता है, वहां भी बड़े आसानी से प्रयोग कर सकते। जैसे अभी हम आप बातचीत कर रहे हैं, अगर इस बातचीत को अगर आप क्या कहते हैं वीडियो बनाना चाहें या क्या कहते हैं उसका ऑडियो बनाना चाहें, वो क्या कहते हैं आपको ये कृत्रिम मेधा आपको बना के दे देगी। हम लोगों की ये बातचीत क्या कहते हैं आर्टिफिशियल बना के आपको दे देगी। आपने आज हमें राजभाषा के तहत बहुत सारे जानकारी दी। अंत में मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, अगर राजभाषा हिंदी को लेकर नई पीढ़ी का क्या संभावनाएं हैं? बहुत संभावनाएं हैं। मैं अब इस बात को अब खारिज नहीं, मतलब हाँ, लोग वैसे क्या कहते हैं उसको बहुत सरफेस मीनिंग देखते हैं, सतही स्तर पर देखते हैं कि नहीं भाषा का हमारा उतना क्या कहते हैं भविष्य नहीं है। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप तकनीकी माध्यम, दो चीजें आपको अपनाना होगा। तकनीकी माध्यम आपको क्या कहते हैं जरूरी है, साथ में आपको संबंधित भाषा का विशद ज्ञान, मतलब अच्छी जानकारी, जिसे आप कहते हैं गहन जानकारी ना, अगर विशद जानकारी है तो उसका आपको अनुवादक का भी एक, हाँ, उसमें आपको क्या कहते हैं बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं। चाहे आप शिक्षा में जाना चाहें, शिक्षक हो जाएं, चाहे आप प्रोफेसर बनना चाहें, चाहे तकनीक में जाना चाहें, चाहे आप मीडिया में जाना चाहें, चाहे ये जो हम कृत्रिम मेधा की बात कर रहे हैं इसमें भी जाना चाहें, तो इसमें भी आपको लैंग्वेज के भाषा के तकनीकी चाहिए, भाषा के जानकार चाहिए। तो वो भी किसी एक्सपर्ट की ही राय लेगा ना। जो हमारे जैसे मान लीजिए चैट जीपीटी बना है या गूगल का जेमिनी बना है, तो उसमें जो सारे कंटेंट डाले गए हैं उसमें भाषा के विशेषज्ञ हैं, भाषा वैज्ञानिक जिसे बोलते हैं, भाषा के क्या कहते हैं जानकार हैं, तो उनकी मदद से वो डेटा उसमें डाला गया है। जी, हम ये कह सकते हैं कि राजभाषा हिंदी को अगर नई पीढ़ी पढ़ना चाहे, उससे अपना भविष्य बनाना चाहे, तो ये बहुत सारे संभावनाएं उनके लिए है, बहुत आकर्षक है, बहुत संभावनाएं हैं और रोजगार भी मिलेगा। और साथ में क्या कहते हैं आप क्रिएशन का काम, सृजन का काम, साहित्य का काम, लेखन का काम, ये भी आप कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने हिंदी राजभाषा को लेकर हमें इतना सारा जानकारी दी और स्टूडियो में आने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आकाशवाणी जो कमेंट्री करती थी, जब दूरदर्शन का सृजन भी नहीं हुआ था, तो क्रिकेट के मैदान तक हिंदी भाषा द्वारा हम AR के थ्रू पहुंच सकते थे। और आज भी हिंदी भाषा संपर्क की भाषा के तहत देश भर में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पूरा दुनिया को एक साथ समेट लेते हैं। आज हिंदी कार्यक्रम इतना ही। आगे भी हम दूरदर्शन त्रिपुरा की ओर से कई सारे विषय को लेकर हिंदी कार्यक्रम करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। नमस्कार।